हुआ है ना? हेलो हेलो। दादा। ओके ठीक है। हाँ सर। ओके सर, चलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा देखो, तो बेसिकली आज कंपनी लॉ का क्लास जो है हम लोगों का वही है कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ में एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, दैट इज क्या चैप्टर पढ़ रहे थे बोलो तो, किसी को याद है सर? अरे किसी को याद है क्या चैप्टर पढ़ रहे थे? डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यही ना? किसी किसी का थोड़ा ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा देख रहा हूँ। याद आ रहा है कि नहीं? डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड लास्ट वीक क्लास हुआ था, मोस्ट प्रोबेबली हेल्थ इश्यूज था मेरा, हाँ बट सर। क्लास मैंने लिया था लास्ट वीक में। वही एक ही दिन क्लास ले पाया था, दैट इज फ्राइडे लास्ट वीक में। उस दिन पता नहीं भगवान ने क्या करिश्मा कर दिया था, पूरा वीक मेरा तबीयत खराब था, बट फ्राइडे को मैं मतलब मुझे ठीक लग रहा था। अगेन सैटरडे संडे पूरा वीकनेस आ गया फिर से, जो भी हो चलो सर। तो अगर मैं आपको एक बार याद दिलाऊं कि हम लोग डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, स्पेशली सेक्शन 123, 127, ठीक है, 125, 124, दीज आर द इम्पोर्टेंट सेक्शन, एज वेल एज मीनिंग ऑफ सेक्शंस के ऊपर बेस करके मीनिंग ऑफ डिविडेंड, जिसके बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 35, ये सब डिस्कशंस में आप लोगों से पूरा का पूरा डिस्कशंस हो गया था। तो आज मैंने क्या सोचा कि आज मैं आप लोगों से प्रोविजंस या फिर वो डिस्कस नहीं करूंगा। आज मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मतलब इसमें आपको ये समझ में आएगा कि कंपनी लॉ का क्वेश्चन कैसे रेडी करना चाहिए। ठीक है, कंपनी लॉ में ये चैप्टर से मैं क्वेश्चन आंसर में हर चैप्टर में उतना डिटेल्स में नहीं किया, बिकॉज डिटेल्स में प्रोविजंस पढ़ते हैं तो क्वेश्चन समझ में आ ही जाता है। बट आज मैं थोड़ा क्वेश्चन आंसर मोड पे ही आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि ये कंपनी लॉ को कैसे पढ़ना चाहिए, इसका क्वेश्चंस को कैसे रेडी करना चाहिए, प्रोविजंस के साथ साथ क्वेश्चंस को लिखना कैसे है, स्पेशली सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आएगा तो उसको कैसे डील करना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होगा नॉर्मली, सीए एंड सीएस के केस में तो सब्जेक्टिव है, सीएमए के केस में सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव मिला के है। ठीक है, तो पॉइंट थोड़ा अलग है, बट पॉइंट इज वेरी सिंपल सा कि ये जो क्वेश्चंस लिखने का पैटर्न क्या है, किस तरह से हम इसको याद करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, वो मैं आज डिस्कस करूंगा आप लोगों से। ठीक है सर? ओके चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बार और फिर बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, स्क्रीन कंफर्म करना एक बार स्क्रीन शेयर है कि नहीं है। ठीक है, तो यही चैप्टर जो चैप्टर हम लोग लास्ट फ्यू वीक्स, लास्ट मोस्ट प्रोबब्ली 2 वीक से पढ़ रहे हैं, दैट इज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, है ना? डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो इसी चैप्टर रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन आज करने वाले। ठीक है, बाकी दूसरे चैप्टर्स का भी क्वेश्चन आंसर है, आप उसी की भी घर पे डील कीजिए, वो भी मैं कभी ना कभी कोई ना कोई चैप्टर डील करना स्टार्ट कर लूंगा। बट एटलीस्ट एक चैप्टर करने से आपको ये आइडिया तो हो जाएगा कि किस तरह से घर में रेडी करना चाहिए क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, तो उसको मैं डिटेल्स में बात करूंगा। ऐसे आप लोग ऑलरेडी चालू कर दिए हो, मुझे पता है बहुत लोग ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर डील करना चालू कर चुके हैं, बट फिर भी मुझे लगा कि आज थोड़ा क्वेश्चन आंसर पे बात किया जाए, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ आज। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो डिविडेंड क्या है, ये सब मैं डिस्कस नहीं करूंगा आज। ठीक है, आज मैं डिटेल्स डिस्कशंस नहीं करूंगा, क्वेश्चन आंसर। तो डिविडेंड के अंदर हम लोग मीनिंग ऑफ डिविडेंड, टाइप्स ऑफ डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, ये सब चर्चा कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? अरे ये सब डिस्कशंस हो गया ना क्लास में? हाँ सर। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड सेक्शन 123, कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल 2014, करंट ईयर प्रॉफिट, पास्ट ईयर प्रॉफिट्स, अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड सेक्शन 124, आईईपीएफ लास्ट क्लास का धाकड़ डिस्कशन था, लास्ट क्लास में इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ था। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड सेक्शन 125, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, क्या क्या फंड उसमें जमा होता है, इवन अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड को किस तरह से आईईपीएफ में ट्रांसफर किया जाता है, उसके बारे में भी चर्चा हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंड, क्रेडिट फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड विद इन 30 डेज। अगर आप 30 दिन के अंदर डिविडेंड डिक्लेरेशन के बाद
30 दिन के अंदर अगर आप डिविडेंड डिक्लेरेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो तो फिर सेक्शन 127 आपको पनिश भी करते हैं। और कुछ एग्जेम्पशंस भी है, मतलब कोई किसी किसी के लिए, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एग्जेम्पशंस है, मतलब आपको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। पनिशमेंट में ऑब्वियसली पेनल्टी लगता है ना। तो चलो सर एक काम करते हैं, ऐसे डिविडेंड तो जानते ही हो सर, प्रॉफिट का पार्ट है जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये तो आप लोगों को पता है, इसमें मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अगर किसी का पुराना क्लासेस में से लाइक इससे पहले जो भी डिविडेंड का क्लास लास्ट मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 क्लासेस हुआ है, अगर किसी को भी डिविडेंड रिगार्डिंग और भी डिस्कस मतलब जानकारी लेना है, अगर भूल चुके हो तो प्लीज इसके पहले वाला जो 2 क्लास है एक बार अच्छे से देख लो, मुझे नहीं लगता दिक्कत होने वाला है। एग्जाम्पल्स वगैरह भी किए थे यहाँ से हम लोग काफी सारा। तो अभी क्या करेंगे फिर सर, अभी एक बार पूरा का पूरा पॉइंट को समरी करेंगे और फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे ये नोट्स मुझे जितना याद है कि सभी के पास है, अगर फिर भी किसी के पास नहीं है मुझे एक बार याद दिलाना, मैं नोट शेयर कर दूंगा, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 35, ये मैं समरी कर रहा हूँ एक बार कि जो भी मेन सेक्शंस है जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं उसको एक बार रिकॉल कर ले रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड। ऐसे आप लोगों को पता है 2 तरह का डिविडेंड दिया जाता है, एक इंटरिम डिविडेंड और दूसरा फाइनल डिविडेंड, है ना सर। तो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, जब 2 एजीएम के बीच में डिविडेंड दिया जाए तो उसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। जब 2 एजीएम के बीच में और एक जो एजीएम में डिक्लेयर किया जाता है उसको फाइनल डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी चर्चा हो चुका है, इसके बारे में भी डिस्कशन क्लास में हो चुका है। तो बेसिकली मिड ऑफ द ईयर में इस तरह से सोच सकते हो कि मिड ऑफ द बिजनेस की ईयर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर डिविडेंड एक बार दिया जाता है जो बेसिकली 2 एजीएम के बीच में होता है ना सर। तो उसके बारे में चर्चा पहले क्लास में ही बहुत जोर सा हुआ था। डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ, कहां से डिविडेंड देते हैं कंपनी, प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर आफ्टर डिप्रिसिएशन। कंपनी का जो डिप्रिसिएशन वगैरह होता है वहां से डिप्रिसिएशन को हटा के कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट बचता है वहीं से दिया जाता है। सर इसके बारे में हम लोग कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पढ़े थे, याद है किसी को? ये जो मैं बात कर रहा हूँ कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। इसके लिए मैंने तो इवन शेयर मार्केट रिगार्डिंग भी डिस्कशंस किया था। हाँ सर, चलो सर थोड़ा सा फिर से एक बार याद दिलाता हूँ आप लोगों से। डिप्रिसिएशंस को हटा के किस तरह का मतलब डेटा मिल सकता है, ऐसे तो मैंने मोस्ट प्रोबेबली अदानी एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बात किया था, बट फिर से एक बार आपसे मैं बात कर ही लेता हूँ थोड़ा बहुत। जैसे कि क्या बात कर सकते हैं सर, सर कंपनी ये रिलायंस है, रिलायंस का फाइनेंशियल्स मैंने ओपन किया, ठीक है। रिलायंस का फाइनेंशियल्स, रिलायंस के फाइनेंशियल्स में मैं आपको लेके जाऊंगा इसके इनकम पे, ओके। इनकम पे मतलब पीएल बेसिकली। तो ये पीएल नहीं है, ये पीएल का डेटा एनालिसिस है, मतलब डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है, स्टैटिस्टिक्स है, पीएल का स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हो आप। दिस इज नॉट एग्जैक्टली पीएल बट हाँ पीएल ही है, मतलब पीएल का डेटा को कोट किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हो सर EBITDA, टोटल रेवेन्यू जो बिजनेस करता है ये 2018 का है और ये लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 का है। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू इनकम किया 2021 के एंड तक? हाँ सर, 5,05,153 करोड़, 5,05,153 करोड़ ये 21 के एंड का है। लास्ट ईयर 6,10,806 करोड़ था, 18 में 4,01,685 करोड़ था। ये कोरोना पीरियड में हुआ है, आपको समझ आ ही रहा है। ये फाइनेंशियल ईयर 2021 जो है ये कोरोना पीरियड है, वी ऑल नो दिस, है ना। फिर भी कंपनी ने अच्छा खासा अपने आप को बना के रखा। सर आपको EBITDA दिखाई दे रहा है कि नहीं? सर EBIT मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशंस, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशंस। याद है किसी को डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशंस के बारे में मैंने क्या बोला था? अरे अरे थोड़ा सा याद तो होगा किसी को। सर फिक्स्ड एसेट्स का क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स का क्या होता है, डिप्रिसिएशन। कंपनी में प्लांट है, मशीनरीज है, ठीक है, ये सब एसेट्स का क्या होता है, डिप्रिसिएशन होता है। और सर दूसरा एक तरह का एसेट्स होता है, मतलब जो टेंजिबल्स, टेंजिबल्स का हो जाएगा डिप्रिसिएशन, और इंटेंजिबल्स का क्या होता है सर, इंटेंजिबल्स का क्या होगा, एमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं सर, एमोर्टाइजेशन। मतलब सर सिंपल बात है कि प्रोडक्ट का मतलब मशीन्स के एसेट का जो वैल्यू है वो ईयर ऑन ईयर क्या होगा, बढ़ता है कि घटता है? हेलो, एसेट का वैल्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ता है, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? अरे जल्दी बोलो सर। डिप्रिसिएशन में क्या होता है,
डिक्रीज करता है। एमोर्टाइजेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिप्रिसिएशन, बट ये टैंजिबल एसेट का नहीं होता है, इंटैंजिबल एसेट का होता है। ए फॉर एमोर्टाइजेशन, ओके। इंटैंजिबल्स लाइक गुडविल का होता है, कॉपीराइट का होता है, ठीक है, नो हाउ का होता है, फॉर्मूला वगैरह जो होता है ना किसी के पास, उसका होता है। मतलब एक फॉर्मूला एक टाइम पे बहुत काम आता था, अभी वो वाला वैल्यूएशन नहीं है फॉर्मूला पे, हो सकता है ना। जैसे मुझे ऐसा फीलिंग आता है पेप्सी कोका कोला का गुडविल मुझे लगता है कि कम हुआ है, ठीक है, इसका बिजनेस सिनेरियो पहले से कम हुआ है, बिकॉज अभी लोग पहले से ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस बन गया है, इसलिए वो लोग भी हेल्दी पेप्सी कोक निकाल रहा है, डाइट कोक वगैरह, जो भी हो, डिफरेंट इशू। बट सर पॉइंट इज वेरी सिंपल, ये जो मैं आपको डिविडेंड का बात कर रहा हूँ, तो डिविडेंड के बारे में एक गजब का पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस किया था, एक पोएट्री याद है क्या, पोएट्री किसी को? हाँ सर, इनकम स्टेटमेंट का पोएट्री, पोएट्री मीन्स व्हाट, पोएट्री मीन्स इनकम स्टेटमेंट में आप लोगों से डिस्कस किया था। ये किसी भी बिजनेस का स्टार्टिंग होता है उसका सेल्स, है ना, ये वाला बात कभी ना भूलना। तो डिविडेंड कभी नहीं भूलोगे कि क्या है, कब दे दिया जाता है, बड़ा सिंपल सा पोएट्री है, बट मैं बार बार इसको मतलब बताता रहता हूँ क्लास में। बिजनेस का स्टार्टिंग होता है सेल्स से, है ना सर। कोई भी बिजनेस चलता है इसका मतलब क्या है, रनिंग है, सेल्स चल रहा है, मतलब बिजनेस में पैसा का फ्लो है, वहां से वेरिएबल कॉस्ट को हटाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है सर, कंट्रीब्यूशन। थैंक यू सर, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब डे टू डे अर्निंग बिजनेस का, यहाँ से आपको फिक्स कॉस्ट को लेस करना पड़ता है, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, तो आपको मिल जाता है सर, ये फिक्स कॉस्ट के अंदर डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन भी हो जाएगा, ठीक है, जो आपका क्या हो जाता है, ईबीआईटी। इससे पहले जो था वो ईबीआईटीडीए था, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था, ईबीआईटीडीए, ठीक है, इसको हम लोग ईबीआईटी बोल सकते हैं या फिर पीबीआईटी भी बोल सकते हैं। ये सब मैंने पहले भी बोला, फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। ये जो आपका अर्निंग है, ये अर्निंग से आपको क्या माइनस करना पड़ता है बिजनेस में, सबसे पहले इंटरेस्ट दे दो लोन का, सबसे पहले लोन वगैरह का इंटरेस्ट पेमेंट कर दो सर, ठीक है, ये सबसे पहले देना पड़ता है। प्रॉफिट का पहला हिस्सा लोन का इंटरेस्ट में चला जाएगा, सिंपल सी बात है। जो बचता है उसको क्या बोलना है, पीबीटी और ईबीटी, ओके। ये जो अमाउंट बचेगा, यहां से आपको गवर्नमेंट को देना है टैक्स, जिसको कॉर्पोरेट टैक्स भी बोल सकते हो या इनकम टैक्स, जो भी बोलो। ये टैक्स देने के बाद जो बचता है इसको बोलते हैं सर ईएटी और पीएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैं जल्दी में क्यों बोल रहा हूँ सर, बिकॉज ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट्स वाई, ओके। फिर यहाँ से क्या माइनस करना पड़ता है सर, अगर बिजनेस में प्रेफरेंस डिविडेंड है, अब यहाँ से चालू होता है डिविडेंड का रास्ता। अगर बिजनेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो डिविडेंड प्रेफरेंस वाले को दे दो, जिनको फिक्स रेट में डिविडेंड दिया जाता है, 11%, स्टैंडर्ड रेट है 14%, ये सब देखा जाता है मार्केट में, 11% डिविडेंड, 14% डिविडेंड, 10% डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। इसको देने के बाद अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो, अगर नहीं है तो फिर डायरेक्ट इक्विटी को जाएगा, अगर प्रेफरेंस वाले नहीं है तो फिर डायरेक्ट इक्विटी को जाएगा। जो पैसा पड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं सर, अर्निंग फॉर, किसका अर्निंग है, इक्विटी शेयर होल्डर का। अरे इन्हीं को मिलता है ना डिविडेंड नॉर्मली, अरे अरे बोलो सर, इक्विटी शेयर होल्डर ना, इक्विटी वाले, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रू ओनर, ट्रू ओनर ऑफ एनी बिजनेस। इन्हीं के पैसे से बिजनेस चलता है, उसमें प्रोमोटर खुद भी है और जो दूसरे से भी पैसा लेके बिजनेस में पैसा डाले हैं ना वो भी है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर, इनको देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, डिविडेंड। तो ये अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को जब नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाए, नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, ईपीएस। तो ये जो अर्निंग फॉर शेयर होल्डर है, ये बेसिकली इक्विटी वाले का डिविडेंड है। ये डिविडेंड कहाँ से दिया जाता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था, ठीक है। डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द करंट ईयर आफ्टर डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स, किसी भी पुराना फाइनेंशियल ईयर्स का प्रॉफिट लिया जा सकता है, और ईयर्स अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डिप्रिसिएशन एंड रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। बोथ ऑफ दी अबव, दोनों से भी दिया जा सकता है। मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब मैंने पहले डिटेल्स में पढ़ा चुका हूँ लास्ट 2 क्लास में, अगर किसी का मिस है तो प्लीज थोड़ा डिटेल्स वाला क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आपको सुविधा हो जाएगा कनेक्ट करने में। मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी इन परसुएंस ऑफ ए गारंटी गिवन बाय दैट गवर्नमेंट, इससे यहाँ से भी डिविडेंड दिया जा सकता है। नोट, डेप्रिसिएशन शैल बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 2, जो बोला गया है कंपनी मतलब बिजनेस के
अकाउंट के केस में, तो वो शेड्यूल 2 के हिसाब से भी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है, वो यहाँ पर बता दिया। Before a declaration of dividend, the company may, at its discretion, transfer any appropriate percentage of its profits to the reserve. सर बिजनेस को ना रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, जनरल रिजर्व बोलते हैं, फ्री रिजर्व बोलते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। तो बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड द कंपनी में एट इट्स डिस्क्रिशन ट्रांसफर एनी अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट्स टू द रिजर्व्स, ठीक है, जो रिजर्व से भी डिविडेंड दिया जाता है। When there is inadequacy of absence of profits, अगर बाई चांस बिजनेस के पास प्रॉपर प्रॉफिट नहीं है, कंपनी में डिक्लेयर, अगर प्रॉपर प्रॉफिट नहीं है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, द कंपनी में डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ द रिजर्व्स आफ्टर फॉलोइंग द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स। ओके, दिया जा सकता है। अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड शैल बी डिपॉजिटेड इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट। कहां पर दिया जाएगा? अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड जो 2 एजीएम के बीच में एक बार दिया जाता है टू मोटिवेट द शेयर होल्डर्स, कहां दिया जाएगा? सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन्ड विद शेड्यूल बैंक विद इन 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ये सब मेन कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको याद दिला रहा हूं, ये एक्चुअली हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सर पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल इन कैश हो सकता है, पेबल इन चेक हो सकता है, पेबल इन वारंट हो सकता है, ठीक है। वारंट क्या होता है सर? इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में चर्चा किया था। मतलब सिंपल बात है कि आपको एक चेक दिया जाएगा, जो चेक को आप एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर बैंक में डाल के भी आपका डिविडेंड को इन कैश कर सकते हो, ठीक है। वो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही कर सकते हो, तो उसको वारंट बोलेंगे, ठीक है, डिविडेंड वारंट, ठीक है। तो मेरे पास वारंट है, तो बाद में जब आपके पास वारंट रहेगा, आप उसको वारंट को जैसे दिखाओगे आपको मिलेगा, ठीक है। मैं डिविडेंड वारंट के बारे में बाद में फिर से चर्चा करता हूँ, मतलब फॉर नॉलेज पर्पस। बाई एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड, बाकी किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक मोड में, लाइक ऑनलाइन ट्रांसफर आजकल चलता है ना सर, वो भी किया जा सकता है, ठीक है। सर डिविडेंड पेएबल टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ द शेयर्स, मतलब जो कंपनी का रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है शेयर्स का, उसी को मिलेगा, ठीक है। और उसका ऑर्डर रहेगा टू हिज ऑर्डर टू हिज बैंकर, और उनका ऑर्डर रहेगा तो उनके बैंकर को भी जा सकता है। निधि कंपनीज के बारे में भी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। निधि कंपनीज उसको बोलते हैं सर जो अपने ही शेयर होल्डर्स के बीच में लोन लेते भी हैं और लोन देते भी हैं, ऐसे कंपनीज को निधिज बोलते हैं। मतलब जो अपने ही बिजनेस के अंदर, मतलब बेसिकली दीज आर टाइप ऑफ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। साउदर्न ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ज्यादा दिखता है सर। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मतलब जो इनका मेंबर होता है निधि कंपनी का, वो पैसा डिपॉजिट भी करते हैं और बदले में उनको बाद में लोन भी मिलता है। ऐसे कंपनीज को निधि कंपनीज बोलते हैं, ठीक है, जो अपने मेंबर को लोन देने के लिए काम करता है और उन्हीं से डिपॉजिट भी लेते हैं। एक अलग ही कॉन्सेप्ट जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में चलता है। इवन मैं वेस्ट बंगाल में भी देखा हूँ, बहुत ज्यादा जगह में चलता है, थोड़ा बहुत यूपी बिहार में भी चलता है। Any dividend payable in cash may be paid by crediting the same to the account number of the member. If the dividend is not claimed, point to be noted sir, if dividend is not claimed within 30 days from the date of declaration of the dividend, अगर क्लेम नहीं हुआ तो अनक्लेम्ड अकाउंट में चला जाएगा या फिर अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन किया जाएगा, ठीक है। अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ये इसके बारे में चर्चा लास्ट क्लास में बहुत जोर से हुआ था। अनपेड डिविडेंड अकाउंट के ऊपर बेस करके अगर किसी ने डिविडेंड क्लेम नहीं किया तो वो चला जाएगा उधर। Declared dividend not paid or claimed to be transferred to the unpaid dividend account, जो डिविडेंड पे नहीं किया गया या फिर शेयर होल्डर ने डिविडेंड क्लेम नहीं किया, ऐसे डिविडेंड को यूडीए में ट्रांसफर किया जाता है। यूडीए मींस अनपेड डिविडेंड अकाउंट, जो अलग से सेपरेटली बनाया जाता है। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स, पूरा पर्टिकुलर बनाना पड़ता है अनपेड डिविडेंड का। डिफॉल्ट इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट, अगर बाई चांस कोई कंपनी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करने में देरी करता है या भूल जाते हैं तो 12% का पार एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी लग जाता है। ये मैंने लास्ट क्लास में बोला था, ठीक है, तो पॉइंट याद रखिएगा सर, 12% पार एनम। ओके सर, मैं इतना जल्दी में क्यों बोल रहा हूँ फास्ट वाई, बिकॉज ये रिविजन चल रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट्स का, इसीलिए। सर ट्रांसफर अनपेड और अनक्लेम्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड एंड शेयर देयर ऑफ टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। यूडीए का अमाउंट इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में भी जाएगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 साल सर, याद रहे सर, 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर टू यूडीए। अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में जाने के 7 साल के अंदर भी अगर डिविडेंड का क्लेम नहीं हुआ या बैंक मतलब कंपनी ने किसी को डिविडेंड पे नहीं कर पाया तो कहां चला जाएगा वो अमाउंट? अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट चला जाएगा। कहां चला जाएगा सर? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड पे। याद आ रहा है ना सर?
अरे सर सब कुछ याद आ रहा है ना, जिन लोगों ने लास्ट क्लास किया था उनको तो जरूर याद होगा सर। अरे बोलो सर हाँ ना, थैंक यू सर। राइट ऑफ ओनर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर टू आईपीएफ टू क्लेम फ्रॉम आईपीएफ। इवन जो डिविडेंड का ओनर है, इवन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में भी अगर पैसा ट्रांसफर हो जाए ना, डिविडेंड ट्रांसफर हो जाए ना, फिर भी वो बाद में क्लेम कर सकता है जब वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में रहेगा। लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। क्लेमेंट ऑफ ट्रांसफर्ड शेयर्स इज एंटाइटल्ड टू रिक्लेम द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम आईपीएफ by following the prescribed procedures and submission of prescribed documents. In case any dividend is paid or claimed for any year during the said period of 7 consecutive years, मतलब अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में 7 साल के अंदर, ठीक है, रहने के टाइम पे अगर किसी भी टाइम पे डिविडेंड का क्लेम जो ओनर है, ओरिजिनल ओनर, अगर ओरिजिनल ओनर कभी भी मतलब क्लेम कर लेते हैं तो वो वाला अमाउंट आईपीएफ में, आईपीएफ इन द सेंस इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है, शैल नॉट बी ट्रांसफर टू आईपीएफ। बात का ध्यान रखिएगा सर, बड़ा वाइटल पॉइंट था। ओके सर। सर पनिशमेंट, जो भी प्रोविजंस है डिविडेंड रिगार्डिंग अगर प्रॉपरली फॉलो ना हो, इफ कंपनी फेल्स टू पे डिक्लेयर्स डिविडेंड, पॉइंट टू बी नोटेड सर, बहुत वाइटल पॉइंट है कि जब जब रूल्स फॉलो नहीं होता तब तब पेनल्टी भी लगता है और पनिशमेंट भी होता है। In case a company fails to pay declared dividends or fails to post dividend warrants within 30 days of declaration, company to pay simple interest at the rate of 18%. क्या पे करना पड़ता है कंपनी को? डिविडेंड, कंपनी को इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाता है तो। जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करके भी पे नहीं कर पाता, फेल टू पोस्ट डिविडेंड वारंट विद इन द 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन करने के बाद कंपनी को 18% का सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ता है फॉर द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट। एंड एवरी डायरेक्टर, जो भी डायरेक्टर रहेगा, इफ नोइंगली ए पार्टी टू द डिफॉल्ट, अगर वो जानबूझ के इसके डिफॉल्ट को किया है, उनको इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल भी हो सकता है, मैक्सिमम अप टू 2 years एंड मिनिमम फाइन ऑफ 1000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ डिफॉल्ट। फाइन कितना होगा? हर दिन का 1000। कि कब तक चलेगा? जब तक आप अपना गलती ना सुधार लेते हो, मतलब बेसिकली डिविडेंड पे ना कर देते हो, ठीक है। ये सेक्शन 127 का पनिशमेंट का डेटा था। ये सेक्शन 127 ऑफ कंपनीज एक्ट का पनिशमेंट था, डिविडेंड ना देने के कारण क्या पनिशमेंट होता है। याद आया ना सर? सर किसी किसी को एग्जेम्पशंस में मिलता है, एग्जेम्पशंस फ्रॉम पनिशमेंट अंडर सेक्शन 127, अनदर वाइटल पॉइंट्स। ओके, आप लोग एग्जाम टाइम में अगर आपको पूरा चैप्टर का नॉलेज है ना, तो एग्जाम टाइम पे आपको एक्चुअली ये समरी पॉइंट्स ही देखना है, मतलब 1 day बिफोर एग्जाम, इस तरह का जो भी टाइम होगा ना, तो जस्ट फॉलो दीज पॉइंट्स, ठीक है, बिकॉज एग्जाम टाइम में पूरा का पूरा चीज तो याद नहीं रख सकते, तो उस टाइम पे पॉइंट्स याद करके अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको हेल्प होगा, है ना सर। साइंटिफिक स्टडी है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से, प्रोविजंस अगर आपको पता है, तो जस्ट बिफोर द एग्जाम डेट या फिर जब आप रिविजन करते होंगे तो आपको मेन ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर ये पॉइंट आपको याद है तो फिर आप आराम से इस एग्जामिनेशन टाइम पे भी आपको हर एक पॉइंट याद आ जाएगा। सिस्टम है सर, अगर ये सिस्टम फॉलो करके एग्जाम में जाओगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहोगे, गारंटी है सर। सर क्या बात करते हो? अरे सर हाँ, क्या बात नहीं, आप जब करके देखोगे, आप लोग पहले भी करके आए हो, ये आपका आप लोगों का पहला एग्जाम नहीं है, इससे पहले भी आप लोग बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक करके आए हो। आई होप कि जब भी आप लोगों का अच्छा रिजल्ट हुआ है, मेरे हिसाब से आप लोग ऐसा ही सिस्टम या मतलब सिस्टम फॉलो किए होंगे, है ना। मतलब ये अलग से सक्सेस का कोई ना अलग मतलब नहीं होता, सक्सेस का एक ही मतलब होता है, क्या बोलो तो, हार्ड वर्क। सक्सेस का कोई अलग मतलब नहीं होता कि भाई ये करने से वो उसको सक्सेस मिल गया, कोई खास चीज करने से किसी को सक्सेस नहीं मिलता। एक ही चीज खास होता है, ये हार्डवर्क। और हार्डवर्क क्या है? चैप्टर अच्छे से पढ़ो, समरी को याद रखो, मेन पॉइंट्स को याद रखो, उसका नोट्स बना लो, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर को गो थ्रू करके जाओ अच्छे से। और हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए एग्जाम्स में जाने से पहले राइटिंग स्किल्स अच्छा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको तुरंत याद आ जाए कि भाई किसका क्या ऑप्शंस हो सकता है। तो बेसिकली यही है सक्सेस का एकमात्र वन एंड ओनली सॉल्यूशंस, और कोई सॉल्यूशंस नहीं है। चाहे आप कितना भी यूट्यूब वीडियो ढूंढ लो कि हाउ टू बिकम ए रीच, हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल, हाउ टू गेट ए गुड स्कोर इन दिस एग्जाम और दोज एग्जाम्स, उसका कुछ भी कर सकते, वो सब एडिशनल हो सकता है, बट अल्टीमेट जो है वो तो आपको भी पता है, हमें भी पता है ना सर। क्या सर मैं कुछ गलत बोला? अरे गलत बोल दिया क्या?
ना दादा। डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजंस ऑफ ऑपरेशंस ऑफ एनी लॉ। ओके, अगर कभी भी किसी पॉइंट पे कोई लॉ का कोई केस चल रहा है तो इन दैट केस अगर लॉ किसी कारण से रुका हुआ है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लॉ बोल के रखा है कि अभी नहीं हो सकता जब तक ये केस खत्म ना हो जाता, सिंपल सी बात है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उस केस में डिविडेंड आप नहीं पे कर सकते। Shareholders gave directions regarding payment of dividend, but those directions could not be complied with any of the, and the same had been communicated to him. Shareholders gave directions regarding payment of dividend, but those directions could not be complied with, and the same had been communicated to him. कुछ चेंजेस हुआ है पेमेंट ऑफ डिविडेंड को लेके, लेकिन कंपनी ने शेयर होल्डर को उसके बारे में कुछ बोला नहीं है। ठीक है, मतलब बात समझो यहाँ पर, shareholders gave directions, अच्छा shareholders gave directions regarding payment of dividend, but those directions could not be complied। अच्छा, जो directions दिया गया है वो कंपनी के लिए कंप्लाइड नहीं है, मतलब कंपनी इस हिसाब से मतलब जो कंप्लायंस है वो उस हिसाब से नहीं कर सकता। ठीक है, तो मतलब सिंपल सी बात है, आपने बोला कि आपके कुछ पर्टिकुलर अकाउंट में किसी तरीके से इसको पेमेंट को देने का, बट कंपनी का ऐसा कोई कंप्लायंस नहीं है, तो इन दैट केस डिविडेंड देने में देरी होगा। और अगर कंपनी के रूल्स के अगेंस्ट में जाके किसी भी तरह का रूल्स रेगुलेशन शेयर होल्डर बोलेगा तो इन दैट केस उसमें कंपनी डिफॉल्ट नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। जिस वे में कंपनी बोलेगा शेयर होल्डर को भी उसी वे में करना पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात कि आप जनरल मीटिंग में सवाल कर सकते हो कि क्यों ना इस तरह से पेमेंट किया जाए, क्यों ना चेक के बदले ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाए, वगैरह वगैरह, आप अलग अलग पॉइंट उठा सकते हो, जब मीटिंग होगा तब बात कर लेना। ठीक है सर, डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव डिविडेंड, अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट है डिविडेंड पाने के ऊपर, हो सकता है कि आपका कुछ पेमेंट बाकी हो, कुछ कॉल मनी पेंडिंग हो, हाँ सर, इन दैट केस आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा तो वो कॉल मनी के साथ एडजस्ट हो जाएगा। डिविडेंड हैड बीन लॉफुली एडजस्टेड अगेंस्ट एनी सम ड्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर्स टू द कंपनी, अगर किसी भी शेयर होल्डर का कंपनी के पास किसी भी तरह का बाकी है, चाहे वो नॉर्मली देखो एप्लीकेशन मनी तो जमा सभी कोई कर देता है, अरे याद आ रहा है क्या बचपन वाला कंपनी अकाउंट्स, एप्लीकेशन मनी, बैंक टू एप्लीकेशन, हाँ सर, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट मनी, फिर कॉल मनी, अरे आ रहा है याद। अगर किसी का भी पैसा कंपनी के पास किसी भी तरह का बाकी हो तो वो डिविडेंड पेमेंट के साथ एडजस्ट किया जा सकता है कंपनी की तरफ से। बोलो सर, कुछ रिकॉल हुआ कि नहीं? हेलो, कुछ रिकॉल हुआ कि नहीं? यही सब मेन पॉइंट्स हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़े हैं। हेलो है दादा। ओके, चलो अब हम लोग थोड़ा नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये एबीसी बैंकर्स लिमिटेड का, तो इसको मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ अभी, ठीक है, या फिर एक बार बोल ही देता हूँ, चलो फ्रेशली एक बार बोल भी देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एबीसी बेकर्स लिमिटेड, ओके ध्यान से सुनिएगा कि स्टडीज टाइप्स है, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एबीसी बेकर्स लिमिटेड हेल्ड ऑन 30th May 2019, कब हो रहा है? 30th May 2019। डिक्लेयर्ड डिविडेंड एट द रेट ऑफ 30% पेबल ऑन इट्स पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब शेयर होल्डर ने जितना पेड अप कैपिटल रखा है उसके बेसिस पे 30% पेमेंट होगा, एज रिकमेंडेड किसने किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। However, the company was unable to post the dividend warrant to Mr. Ranjan, an equity shareholder, up to 25th of July। कब तक नहीं दे पाया? 25 जुलाई तक। सर डिविडेंड डिक्लेयर कब किया था? 30th में, 30 दिन में, जून 30th जून के अंदर कर लेना चाहिए था, है ना सर? 30th मई टू 30th जून, बट कब कर रहा है? 25 जुलाई, मतलब 30 दिन निकल गया सर 2019 का। Mr. Ranjan filed a suit against the company for payment of dividend along with the interest at the rate of 20%। कितना इंटरेस्ट के लिए वो क्लेम कर रहा है? बोल रहे कि डिविडेंड तो मुझे पे करना ही है बट साथ में 20% इंटरेस्ट के साथ पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट। क्वेश्चन क्या पूछा है? डिसाइड इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वेदर मिस्टर रंजन वुड सक्सीड, क्या मिस्टर रंजन को सच में विद इंटरेस्ट डिविडेंड मिलेगा जो उनको मिलना चाहिए था? स्टेट द डायरेक्टर्स लायबिलिटी इन दिस रिगार्ड, डायरेक्टर का क्या लायबिलिटी है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? क्या केस समझ में आया सर? हेलो, क्या आप लोगों को केस समझ में आया कि यहाँ पर केस क्या हुआ है? थैंक यू सर, अगर केस समझ गए तो फिर इसका जवाब भी समझ जाओगे। सेक्शन 127 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 लेस डाउन द पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये तो बात आप लोग भी जानते हो, अभी अभी फिर से रिकॉल भी किए। 127 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 लेस डाउन द पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, है ना? मतलब देखो पहले प्रोविजंस के बेसिस में आपको लिखना पड़ता है। क्वेश्चन लिखने का कॉन्सेप्ट समझो सब्जेक्टिव टाइप में
कि पहले प्रोविजंस बताओ कि अगर टाइम पे पेमेंट नहीं होता है तो कौन सा सेक्शन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। अगर टाइम पे पेमेंट नहीं होता, डिफॉल्ट होता है, देरी होता है, तो कौन सा सेक्शन रिस्पॉन्सिबल है सर? ऑब्वियसली सेक्शन 127, एंड दैट इज द रीजन एज ए कंपनी लॉयर, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू ऑल मस्ट नो कि कौन सा प्रोविजंस क्या है। तभी तो आप लोग ऐसे कंपनी में कंपनी लॉ का जानकार बन के आप कंपनी को सर्व कर पाओगे। अदरवाइज कोई अरे गहरे नेथु करे तो नहीं कर सकते ना सर। मतलब ऐसे तो नहीं कोई भी समझ जाएगा मैटर। इतना सारा सेक्शन समझने के लिए आपको याद रखना पड़ता है, जानना पड़ता है, कंपनी को इसके बारे में बताना पड़ता है। यही तो सीएस का रोल प्लेइंग है। स्पेशली कंपनीज में सीएस का ये बड़ा रोल प्ले है। इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट को भी जानकारी होना चाहिए। बहुत केस में कंपनी उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं कैलकुलेशंस के साथ साथ। बट हाँ, पर्टिकुलरली सीएस का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाता है जब ऐसा केसेस आता है। ओके सर, तो अगर प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड के 30 दिन के अंदर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड ऑफ 30 डेज अगर नहीं पेमेंट होता है, penalty according to this section where a dividend has been declared by a company but has not been paid or the warrant in respect thereof, मतलब या तो डिविडेंड देती है या तो वारंट जो देना चाहिए था, जो वारंट लेके शेयर होल्डर कभी भी डिविडेंड क्लेम कर सकता है, has not been posted within 30 days the date of declaration of dividend to any shareholder entitled to the payment of dividend। तो सिंपल बात है, जिनको डिविडेंड मिलना था, जिनका फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल है, उन्हें डिविडेंड मिलना था, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड अगर बाई चांस नहीं दिया, ठीक है, तो उनको पेनल्टी लगेगा। ये सेक्शन 127 कहता है। तो आपने पहले क्या कर दिया, पहले प्रोविजंस लिख दिया, है ना सर? क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? जब प्रैक्टिस भी करोगे तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि फर्स्ट यू नीड टू कनेक्ट द प्रोविजंस जिसके ऊपर बेस करके ये केस बना है या फिर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बना है। तो फर्स्ट इज द प्रोविजंस केस, सेकंड में क्या आएगा, फैक्ट, एंड लास्ट में होगा कंक्लूजन। ओके सर, सेकंड में क्या हो जाएगा, फैक्ट। हुआ क्या है, एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल इफ ही इज नोइंगली ए पार्टी टू द डिफॉल्ट, अगर कोई भी डायरेक्टर जानबूझ के इस पर्टिकुलर डिफॉल्ट का पार्टी बनता है तो फिर वो पनिशेबल है। आप लोगों को अभी अभी मैंने बताया ना, अभी अभी रिकॉल कराया, कितने का जेल होगा? अरे बोलो सर, कितना दिन का जेल हो जाएगा? अप टू, हेलो, अरे कितना दिन का जेल होगा? 2 साल ना सर? क्या मैं कनेक्टेड हूँ आप लोगों से? हेलो सर, हाँ सर। ओके सर। नहीं, मुझे सबका आवाज नहीं मिल रहा है तो मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि शायद मैं डिस्कनेक्टेड हो गया। दित्सा, नंदिनी, रोशनी, ज्योति, अनुज, सभी को बोल रहा हूँ, शिवम। यस सर। ओके है सर, दादा। ओके ओके सर, ठीक। आस्था, आस्था का भी आवाज नहीं आ रहा। ओके, देखो, ओके, तो 2 साल का मिनिमम जेल होना चाहिए, मैक्स अप टू 2 साल तक जेल हो सकता है, एंड विद मिनिमम फाइन ऑफ ₹1000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज। किसके लिए? डायरेक्टर्स के लिए। ओके, कंपनी शैल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट क्लेम कंपनी को देना पड़ेगा अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो? 18% पर एनम, अभी तो पड़े 18% पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज। लेकिन मिस्टर रंजन ने कितना क्लेम किया सर इंटरेस्ट? 20%, है ना? मिस्टर रंजन ने क्लेम किया 20%। क्या सही किया सर? एज पर प्रोविजंस हुआ क्या? जस्ट टेल मी। कंपनीज एक्ट बोलता है 18% इंटरेस्ट देगा, बट मिस्टर रंजन बोल रहे हैं मुझे 20% इंटरेस्ट के साथ डिविडेंड चाहिए। क्या ये पॉसिबल है सर? अरे कुछ तो बोलो। नो ना, तो अल्टीमेटली उसको कितना मिलेगा? 18% के साथ मिलेगा। तो इन द गिवन केस, तो ये लास्ट लाइन क्या हो गया, लास्ट में क्या हो गया? ये हो गया कंक्लूजन्स। ठीक है, तो 3 सेक्शंस में बांट गया सर आपका आंसर। इस तरह से अगर लिखोगे तो तभी ना आप लोग अच्छा रिजल्ट करोगे सर। दिस इज द वे यू शुड राइट इन योर एग्जामिनेशंस। ओके, तो प्रोविजंस, फैक्ट एंड देन कंक्लूजन, मतलब रिजल्ट जो आ रहा है कि अल्टीमेटली होगा क्या केस में। मिस्टर रंजन के साथ क्या होगा? मिस्टर रंजन will not succeed if he claims interest at 20%.
इंटरेस्ट एट द लिमिट अंडर सेक्शन 127 कितना है 18% पर annum। लिमिट है 18%, आप 20% क्लेम नहीं कर सकते। कहाँ बोला है 127 में बोला है। सर अगर कभी एग्जाम सिचुएशंस में ऐसा होता है कि आप सेक्शंस भूल रहे हो, गलत सेक्शन मत लिखना। आप बात मेरा समझ रहे हो सर? कभी अगर जल्दबाजी में लिखते लिखते हो सकता है ना, एंड मोमेंट का एग्जाम का जो एंड मोमेंट होता है उसमें ना हम लोग कई बार भूल जाते हैं, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो डोंट पुट रॉन्ग सेक्शंस। क्या लिखना है? रेलिवेंट सेक्शंस। क्या लिखना है सर? रेलिवेंट सेक्शन लिखना है। ओके, गलत सेक्शन मत लिखना। 127 की जगह 124, 123 ऐसा मत लिख देना। ओके, मे बी ऐसा भी मत लिखना। क्या लिखना है? रेलिवेंट सेक्शंस, इन द रेलिवेंट सेक्शंस। ठीक है, जो मतलब रेलिवेंट सेक्शंस में उनको ये देना पड़ता। बोलो सर, क्लियर हुआ कि कैसे क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस को राइट डाउन करना चाहिए और किस तरह से इसका केस को कंप्लीट करना चाहिए। अरे बोलो सर, कंपनी लॉयर लोग, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे सर बोलो, हाँ, चार्टर्ड सर। अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज वाले को है समझ में सर। आ रहा है ना? ओके यस सर। सर, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं सर। चलो, हाँ, एक अनदर स्टोरी। ओके, कहानी में एक दूसरा मोड़। क्या मोड़ है कहानी में? सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फ्यूचर फैशंस लिमिटेड at its meeting recommended a dividend on its paid up equity share capital. Okay, the board of directors of Future Fashion Limited at its meeting recommended a dividend on its paid up equity share capital. सिंपल बात है, जो शेयर होल्डर ने डिविडेंड प्रॉपरली पेड अप इक्विटी शेयर जमा किया था उनको डिविडेंड देने के बारे में कंपनी बात कर रहा है। ठीक है सर, कंपनी डिविडेंड देता है कि नहीं देता, कितना अच्छा डिविडेंड देता है, ये सब जनरल मीटिंग देखने से पता कर लेते हैं। जैसे जो लोग स्टॉक मार्केट का भी क्लास करते हैं, मैं उनसे बात करता रहता हूँ ना कि भाई ये कंपनी डिविडेंड देने में अच्छा है नहीं है। ठीक है, तो आपको भी मैं बता सकता हूँ। ये देखो, यहाँ पर एक एनालिसिस है, ये रिलायंस है। रिलायंस डिविडेंड देने में बहुत अच्छा नहीं है। रिलायंस का शेयर में अच्छा गेन होता है, इसका कैपिटल गेन बहुत अच्छा है, बट ये देखो क्या लिखा है, स्टॉक डज नॉट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न। इस कंपनी का डिविडेंड रिटर्न इतना अट्रैक्टिव नहीं है। सर ऐसा कोई कंपनी बताओ ना जिसका डिविडेंड रिटर्न अट्रैक्टिव है। चलो, मेरे दिमाग में एक कंपनी घूम रहा है, कोल इंडिया। देखो तो कोल इंडिया का डिविडेंड रिटर्न, स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न, दिखाई दे रहा है सर? स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न, इस कंपनी का डिविडेंड रिटर्न अच्छा है। अरे दिखाई दे रहा है कि नहीं? हेलो, दिख रहा है? दादा। आईटीसी देख लो, ये देखो, ये भी अच्छा डिविडेंड देता है। ठीक है सर, डीमार्ट देखते हैं, डीमार्ट, बस ऐसे ही मैं ढूंढ रहा हूँ, एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम से है। नहीं, डिविडेंड के बारे में प्रॉपर डेटा नहीं है। मेरे को नहीं लगता बहुत अच्छा डिविडेंड देने वाला कंपनी में से ये नहीं है। इसका शेयर में बहुत अच्छा गेन है, बट बहुत अच्छा डिविडेंड देने में अच्छा नहीं है। आई होप किसी को याद होगा जो लोग स्टॉक मार्केट का क्लास करते हो, हम लोग एवेन्यू सुपरमार्ट में, डीमार्ट में 1 मंथ बैक इसके बारे में एनालिसिस किया था। तब स्टॉक का प्राइस 2700 चल रहा था। अब स्टॉक का प्राइस देखो 3800 चल रहा है सर। 1 मंथ, मोस्ट प्रोबेबली 1.5 मंथ होगा, 1000 रुपया का डिफरेंस हो गया पर शेयर में। चलो, देख के मजा आ गया। ओके सर, चलो तो फिर आज आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि डिविडेंड को लेके स्टॉक मार्केट में भी बड़ा खेल चलता रहता है। तो directors of Future Fashions Limited at its meeting recommended a dividend on its paid up equity share capital, which was later on approved by the shareholders at the AGM. Thereafter, the directors at another meeting of the board passed a board resolutions for diverting the total dividend. Total dividend को क्या करेगा? Divert कर देगा to be paid to the shareholders for purchase of certain short-term investments. Okay. Paid to the shareholders for purchase of certain short-term investment in the name of the company. As a result, dividend pay was paid to the shareholders after 45 days. मतलब जो डिविडेंड अभी पे करना था वो डिविडेंड 45 दिन बाद होगा, जिसके बारे में बोर्ड ने अप्रूवल दिया। ये देखो, द बोर्ड पास्ड ए बोर्ड रेजोल्यूशंस फॉर डाइवर्टिंग द टोटल डिविडेंड टू बी पेड टू द शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर को देने वाला था उसके थ्रू से कंपनी क्या करेगा? एक सर्टेन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज करेगा। और इसके कारण क्या हुआ? डिविडेंड वाज पेड टू द शेयर होल्डर्स 45 डेज लेटर, 45 दिन बाद। ओके, डिक्लेरेशन का जो 30 दिन के अंदर करना चाहिए। एग्जामिनिंग द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी, एग्जामाइन दी प्रोविजंस ऑफ द कंपनी, आपको पूछ रहे कि भाई
कंपनी का प्रोविजंस क्या बताते हैं कंपनीज एक्ट 2013 में, स्टेट वेदर द एक्ट ऑफ डायरेक्टर इज इन वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, इफ सो स्टेट द कंसीक्वेंसेस दैट शैल फॉलो द अबव वायलेशन एक्ट। आप बात समझ रहे हो? कंपनी ने क्या सोचा था? कंपनी ने ये सोचा कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, ओके, और जो डिक्लेरेशन करने के बाद कंपनी बोल रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक स्पेशल, ये किस कंपनी का नाम क्या है, फ्यूचर फैशंस, डिक्लेरेशन कर दिया, रिकमेंडेड डिविडेंड दैट इज पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल व्हिच वाज लेटर ऑन अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स एट द एजीएम। एजीएम में भी अप्रूवल हो गया, बट देयर आफ्टर डायरेक्टर ने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और डिविडेंड का जो अमाउंट है, सपोज 1000 करोड़ का डिविडेंड है, टोटल अमाउंट जो है जो रिजर्व से दिया जाएगा, उसको डाइवर्ट कर देते हैं। कहां डाइवर्ट कर देते हैं? एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट परचेस करने में, कंपनी के नाम पे, ठीक है, कंपनी के नाम पे एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट परचेस करने में इसको डाइवर्ट कर दिया जाए। बात कुछ समझ में आया सर? तो आपको सवाल कर रहे हैं क्या ये प्रोविजंस कंपनी यूज कर सकता है? क्या ये करने से कंपनी को कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, आप लोगों को क्या लग रहा है? हेलो, क्या पनिशमेंट होगा? अरे क्या पनिशमेंट होगा या फिर कंपनी ऐसा कर सकता है? हेलो, 30 दिन के अंदर करना चाहिए था ना? 30 days और मोर था तो। थैंक यू सर। चलो देखते हैं क्या जवाब मिलता है। इसमें आपको थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चंस का जो जवाब है इसमें काफी सारा प्रोविजंस होके जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले प्रोविजंस आप देख रहे हो सेक्शन 124। According to section 124 of the Companies Act, where a dividend has been declared by a company but has not been paid or claimed within 30 days from the date of declaration, the company shall, within 7 days from the date of expiry of the said period of 30 days, transfer the total amount of dividend which remains unpaid or unclaimed to a special account. अगर कंपनी पेमेंट नहीं करता है 30 दिन के अंदर, उसके बाद और 7 दिन का टाइम मिलता है। उस 7 दिन के अंदर भी अगर डिविडेंड पे नहीं होता है, या तो कंपनी नहीं करता या तो शेयर होल्डर क्लेम नहीं करता, दोनों में से कुछ भी हो जाए, उसको एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। कौन ओपन करेगा? स्पेशल अकाउंट टू बी ओपनड बाय द कंपनी इन एनी शेड्यूल बैंक, मतलब किसी भी तरह का बैंक में, जिस बैंक के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। टू बी कॉल्ड द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। इस अकाउंट का क्या नाम होगा सर? अभी मैं आप लोगों को रिकॉल करा रहा था, यूडीए, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ओके। फर्दर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 127, अब 124 का खेल हो गया, अब 127 का पिक्चर आ गया। एज पर सेक्शन 127, द कंपनीज एक्ट 2013, where a dividend has been declared by a company but has not been paid or in warrant in respect thereof has not been posted 30 दिन के अंदर, अगर कंपनी ने 30 दिन के अंदर पोस्टेड नहीं किया, from the date of declaration to any entitled shareholders, every director, जो भी director of the company रहेगा, if he is knowingly, जानबूझ के, पार्टी टू द डिफॉल्ट, अगर उसके नॉलेज के अगेंस्ट में जाके हो रहा है, वो तो एक अलग ही बात हो जाएगा, ठीक है, कि कैसे डायरेक्टर के बिना काम चल रहा है, तब तो वो अलग ही केस बन जाएगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्टर को पता है तो डायरेक्टर को तो पनिश होगा ना, लायबल टू पनिशमेंट। डायरेक्टर को पनिशमेंट होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। सेक्शन 127 अभी हम लोग पढ़ रहे थे। अब बात करते हैं सर हमारे केस में क्या हुआ। अब मैंने आपको दोनों प्रोविजंस बताया कि एक प्रोविजंस में बोला है सेक्शन 124, बात को रिकॉल करो सर। सेक्शन 124 क्या कहता है? पूरा स्टोरी क्लियर होना चाहिए। सेक्शन 124 बताते हैं कि अगर 30 डिविडेंड डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर भी डिविडेंड पे नहीं होता है और 7 दिन टाइम मिलता है, अगर वो 7 दिन के अंदर भी डिविडेंड पेड या क्लेम्ड नहीं होता है तो उसको स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। स्पेशल अकाउंट का नाम क्या है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट, जो ओपन करता है कंपनी किसी भी शेड्यूल बैंक में। उधर सेक्शन 127 कहता है कि अगर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड और वारंट पोस्टिंग के बारे में अगर 30 दिन के अंदर कंपनी ऐसा नहीं करता है और डायरेक्टर को अगर पता है और नोइंगली ये गलती कंपनी करता है डायरेक्टर के नॉलेज के साथ, तो उनको पनिशमेंट मिलेगा। ये सेक्शन 127 कहता है। तो पहला 2 पार्ट तो प्रोविजंस में निकल गया सर। हेलो, है ना? अरे बोलो सर, प्रोविजंस याद हुआ? पहला 2 पॉइंट प्रोविजंस में निकल गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? अब आपका फैक्ट आएगा, है ना? केस क्या है हमारा? प्रेजेंट केस में फैक्ट क्या है वो देखना पड़ेगा। इन द प्रेजेंट केस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फ्यूचर फैशन लिमिटेड एज इट्स मीटिंग recommended dividend on its paid up equity share capital which was later on approved by the shareholder in the AGM,
है ना। देयर आफ्टर द डायरेक्टर एट अनदर मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डिसाइडेड, दूसरा मीटिंग, एजीएम खत्म हो गया, एजीएम में शेयर होल्डर का अप्रूवल भी मिल गया था। Thereafter, the directors at another meeting of board decided by passing a board resolutions for diverting the total dividend to be paid to the shareholders for the purchase of certain short-term investment. डिविडेंड ना देके उस पैसे को कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए कंपनी के नाम पे, कंपनी को फायदा हो सकता है। किसने डिसाइड किया? बोर्ड ने डिसाइड किया, डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया। डिविडेंड वाज पेड शेयर होल्डर्स 45 दिन बाद, 30 के जगह 45 डेज बाद दिया जाएगा, ठीक है, 30 डेज के जगह 45 डेज के बाद दिया जाएगा। 15 दिन में कंपनी को शायद थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा, ये कंपनी को पता चला है। तो ये रहा फैक्ट। सिंस अब देखो प्रोविजंस भी पता है, फैक्ट भी पता है, अब कंक्लूजन क्या होगा? सिंस डिक्लेयर्ड डिविडेंड हैज नॉट बीन पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन टू एनी शेयर होल्डर्स एंटाइटल्ड टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जिनको डिविडेंड मिलना चाहिए था, द कंपनी शैल विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 30 डेज ट्रांसफर द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड व्हिच रिमेंस अनपेड और अनक्लेम्ड टू ए स्पेशल अकाउंट, और स्पेशल अकाउंट का नाम अनपेड डिविडेंड अकाउंट, जिसको हम लोग प्यार से यूडीए भी कहते हैं, किसी भी शेड्यूल बैंक के साथ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फ्यूचर फैशन लिमिटेड हैज वायलेटेड सेक्शन 127, है ना सर, वो लोग वायलेट किया है सेक्शन 127 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 as it failed to pay dividend to the shareholders within 30 days due to its decisions to divert the total dividend to the paid up shareholders for purchase of certain short term investment in the same company, sorry in the name of company, okay। मतलब इन लोगों ने, डायरेक्टर्स ने तो वायलेट किया सेक्शन 127, क्योंकि कंपनी को 30 दिन के अंदर डिविडेंड देना चाहिए था, पर इन लोगों ने नहीं किया, तो वायलेशन तो हो गया। अब कंसिक्वेंस में क्या होगा? ऑब्वियसली पनिशमेंट तो आएगा सेक्शन 127 का। Every director of the company shall, if he is knowingly a party to the default, अगर वो अननोन था तो इन दैट केस उसको प्रूव करना पड़ेगा, और उनके वो एज ए डायरेक्टर उनको सब कुछ पता होना चाहिए नॉर्मली, पर उनके नाक के नीचे अगर कोई चोरी हो रहा है तो उसके लिए भी उसको अलग सजा मिल सकता है ना। मतलब आप इतना भी अननोन नहीं बन सकते, इतना भी इग्नोरेंट नहीं बन सकते अपने बिजनेस पे, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है, बिकॉज आप डायरेक्टर हो कंपनी का, आप कंपनी चलाने वाले हो, है ना। अरे भाई फिल्म जब खराब होता है हम किसको दोषी मानते हैं? डायरेक्टर को कि एक्टर को? हाँ सर, जब कोई मूवीज देख के बेकार लगता है या मूवीज अच्छा नहीं चलता तो किसको गलती मानते हैं? डायरेक्टर का या एक्टर एक्ट्रेस का? अरे बोलो सर। सर मैं तो डायरेक्टर का ही गलती मानता हूँ नॉर्मली, मतलब मुझे तो यही लगता है कि डायरेक्टर ही गलत है, प्रॉपरली डायरेक्ट नहीं कर पाया, है ना सर। अरे सर बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो। हाँ सर। सर कनेक्टेड हो ना सर? हाँ सर। So he is knowingly a party to the default, be punishable with maximum imprisonment of 2 years and shall also be liable to fine rupees 1000 for every day during which such default continues. जितना दिन default चलेगा। The company shall also be liable to pay simple interest rate 18% per annum during the period for which such default continues. बोलो सर, यहाँ पर दो प्रोविजंस एप्लीकेबल हुआ, ठीक है, और अल्टीमेटली एज पर प्रोविजंस तो हुआ नहीं। अगर डायरेक्टर को इतना ही शौक था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने का तो जनरल मीटिंग में बात को छेड़ना पड़ता ना, मैटर को जनरल मीटिंग में डिस्कस करना पड़ता, और जो भी हो आप रूल्स के अगेंस्ट में जाके कुछ नहीं कर सकते। जो प्रोविजंस है वो प्रोविजंस के रह के ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा। आप डायरेक्टर हो बोल के कुछ भी करोगे ऐसा तो नहीं होगा ना। क्वेश्चन समझ में आ गया ना सर? ये कैसे क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चंस का जवाब को समझना चाहिए और कैसे उसको लिखना चाहिए। सर अगर कोर्ट में ये केस आपको लड़ना पड़ेगा, क्या आप कोर्ट में प्रूव कर पाओगे? अरे सपोज मानो ऐसा केस एनसीएलटी में जाता है, कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में, ओके, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ऐसा केसेस जाता है, तो क्या आप प्रूव कर पाओगे ना? केस को प्रूव कर सकते कि नहीं कर सकते? है दादा। एकदम, है ना। तो केस प्रूव करने के लिए आपको प्रोविजंस का नॉलेज है, ये होना जरूरी है। जब आपके पास प्रोविजंस हो, कौन से सेक्शंस में क्या बोला हुआ है, अगर आपको पता है तो आप प्रूव कर सकते हो। और कंपनी का जो भी केसेस है, अगर मानो कि उल्टा केस हो जाता है, कंपनी के अगेंस्ट में जाके अगर कोई केस करता है, शायद कंपनी का डिफॉल्ट नहीं है, तो इन दैट केस आपको प्रूव करना पड़ेगा कि किस सेक्शंस में क्या है नहीं है, तभी तो केस बनता है।
और तभी तो कंपनी लॉयर का बोलबाला बढ़ रहा है डे बाय डे, है ना। तो ये सब केसेस मार्केट में चलता रहता है, शेयर होल्डर क्लेम कर देता है। अब शेयर होल्डर क्लेम करने से थोड़ी होगा, कंपनी को भी पास भी कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, या फिर कंपनी बोल देता है शेयर होल्डर के पास भी कुछ ना कुछ पॉइंट होगा। तो केस लड़ने के लिए आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे आप केस लड़ोगे, तभी तो लॉ का मतलब है ना सर। ओके सर, समझ गए। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना चाहिए सर, मजा तो आना चाहिए। जब नॉलेज का एप्लीकेशन समझ में आता है तो नॉलेज जबरदस्त मजा आना चाहिए। ओके सर, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। Referring to the provision of Companies Act 2013, examine the validity of the following. Board of Directors of ABC Tractors Limited proposes to declare a dividend at the rate of 20% to the equity shareholders, despite the fact that the company has default in repayment of public deposit accepted before the commencement of this act. कंपनी ने डिपॉजिट लिया था, ये एक चैप्टर है ना सर, कंपनी डिपॉजिट बोल के, जहां पर कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट लेता है और वो डिपॉजिट बाद में इंटरेस्ट समेत रिपे करता है। यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी ने 20% इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर किया, डिस्पाइट द फैक्ट द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, मतलब ये डिविडेंड का जो कॉन्सेप्ट है, इससे पहले कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था और कंपनी डिपॉजिट रीपे करने में ही प्रॉब्लम में आ गया, और ऐसे केस में कंपनी क्या कर रहा है, ऐसे केस में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, वो भी 20% इक्विटी शेयर होल्डर को। क्या कंपनी ऐसा कर सकता है? तो इसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। कोर्ट में केस चला गया, ठीक है, या फिर बात बन रहा है कंपनी के अंदर। सेक्शन 123 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, point to be noted, specifically provides that a company which fails to comply with provision of section 73 मतलब acceptance of deposit from public, जो इस चैप्टर का नहीं है, ये दूसरा चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में हम लोग सेक्शन 73 एक अलग चैप्टर में पढ़े थे। आई होप आप लोगों को याद होगा, अगर भूल गए तो प्लीज डिपॉजिट वाला जो कंपनी लॉ का चैप्टर था उसको एक बार प्लीज गो थ्रू कर लीजिए। एंड सेक्शन 74 जिसमें रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ओके, एटसेट्रा, एक्सेप्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट shall not, so long as such failure continues, declare any dividend on its equity shares. In the given case, the board of directors of ABC Tractors Limited proposes to declare dividend at the rate of 20% to the equity shareholders, in spite of the fact that the company has defaulted in repayment of public deposit accepted before the commencement of the Companies Act 2013. Hence, according to the above provisions, declaration of dividend by the ABC Tractors Limited is not valid. Okay, अगर आप डिपॉजिट देने में डिफॉल्ट करते हो, डिविडेंड कैसे दे सकते हो? नहीं दे सकते सर। बेसिक डिपॉजिट तो रीपे करना पहले सीख जाए, उसके बाद आप डिविडेंड दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉइंट था सर, थोड़ा हटके सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज एक बार आराम से देख लीजिएगा। ओके, अरे सर समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चंस के अंदर एक एक केस छुपा हुआ है, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? रोशनी, ज्योति? Yes, sir. ओके सर, दीक्षा, ओके नंदिनी, ओके। अनुज समझ में आ रहा है? अनुज? हाँ सर। स्टार कंप्यूटर्स देख, स्टार कंप्यूटर्स का केस देख। स्टार कंप्यूटर्स लिमिटेड declared and paid dividend in time. It declared and paid dividend in time to all its equity shareholders for the financial year 2018-19, except the following two cases. Except the following two cases. पहला केस, Mrs. Sheila Bhatt holding 250 shares had mandated the company को बोला है directly deposit the dividend amount in her bank account. Company accordingly remitted the dividend, but the bank returned the payment. Company remit कर दिया, but the bank returned the payment on the ground that, किस ground में? That there was difference in surname of the payee. शीला भट्ट के surname में कुछ problem है in the bank records. The company को बता दिया, किसने? बैंक ने बता दिया कंपनी को। However, the company did not inform Mrs. Sheila Bhatt. कंपनी ने शीला भट्ट को इन्फॉर्म नहीं किया अबाउट दिस डिस्क्रिपेंसी, इस प्रॉब्लम के बारे में शीला भट्ट को कुछ नहीं बोला गया कंपनी की तरफ से। क्या कंपनी सही किया? क्या लगता है? हाँ, कॉमन सेंस क्या बोलता है? कंपनी सही किया? ना।
नहीं सर, कंपनी ने सही नहीं किया, ये तो कॉमन सेंस भी पता चल रहा है। दूसरा केस क्या है, डिक्लेरेशन डिविडेंड अमाउंट ऑफ 50,000 वाज नॉट पेड टू द सक्सेसर ऑफ लेट मिस्टर मोहन, ये दूसरा केस है। ठीक है, दूसरा केस पढ़ने से पहले पहला केस का जवाब क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली 127 में पेनल्टी लगेगा, है ना। सेक्शन 127 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड ऑन टाइम। One such situation is where a shareholder has given direction to the company regarding the payment of the dividend and those directions could not be complied with, but the non-compliance was not communicated to him. ठीक है, कंपनी ने मतलब शेयर होल्डर ने मिसेस शीला भट्ट ने कंपनी को जो डिटेल्स दिया था वो किसी कारण से बैंक ने नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब बेसिकली इग्नोर कर दिया या उनको नहीं माना कि भाई सारनेम में कुछ प्रॉब्लम है। बट क्या कंपनी को तो कम्युनिकेट करना चाहिए था, जो नॉन कंप्लायंस है, ये जो कंप्लायंस नहीं हो रहा है इसके बारे में कंपनी को तो मिसेस शीला को बोलना चाहिए था ना, बट नहीं किया। In the given situation, the company has failed to communicate to the shareholders and Mrs. Sheila Bhatt about non-compliance of her directions regarding payment of dividend, hence the penal provision of 127 will be applicable. मतलब वही इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना होगा और जितना दिन डिफॉल्ट रहेगा उतना दिन 1000 करके फाइन रहेगा, अगर डायरेक्टर को भी पता है तो उसके ऊपर भी लगेगा और 2 साल तक का जेल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशंस क्रिएट होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट में डिविडेंड अमाउंट ऑफ 50,000 वाज नॉट पेड टू द सक्सेसर ऑफ लेट मिस्टर मोहन इन व्यू ऑफ द कोर्ट ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग द पेमेंट ड्यू टू फैमिली डिस्प्यूट अबाउट सक्सेशन। मतलब केस क्या है, मिस्टर मोहन क्या हो गया, मिस्टर मोहन का, अरे बोलो, मिस्टर मोहन का क्या हो गया, चल बसे, अरे मिस्टर मोहन चल बसे ना सर, भगवान भरोसे हो गए, ये सर नो है दादा। तो मिस्टर मोहन भगवान भरोसे हो गए। अब इनके बाद फैमिली में सक्सेशन इशू हो गया, मतलब इनका जो भी एसेट्स है वो किसको मिलेगा, इसको लेके थोड़ा फैमिली डिस्प्यूट हो गया। उन्होंने किसी के नाम पे कुछ बोल के नहीं किया होगा, ठीक है, प्रॉपर नॉमिनी नहीं था, कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी तो कोर्ट में बात जाएगा। अगर सब कुछ पहले से डिसाइड करके जाता है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, कौन होगा सक्सेसर। नाउ पॉइंट इज दैट ये 50,000 पेमेंट को लेके कंपनी क्या करेगा सर, क्या कंपनी अगर 30 डेज के अंदर नहीं कर पाता है तो क्या उसको पेनल्टी लग जाएगा। हाँ सर, कोर्ट का इश्यूज है, अगर देरी होगा तो इसमें कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं होगा, है ना। ये भी सेक्शन 127 में बोला है। सेक्शन 127 inter alia provides that no offense shall be deemed to have been committed where dividend could not be paid by reasons of operation of law. In the present case, the dividend could not be paid because it was not allowed to be paid by the court until the matter was resolved about succession. Hence, there will not be any liability of the company and its directors, etc. बोलो सर, मजा आया, समझ में आया कि नहीं। हेलो, है दादा। ठीक है, बस इसी तरह से पढ़ते रहना चाहिए आप लोगों को। अगर इस तरह से पढ़ोगे तो कंपनी लॉ, हर एक लॉ, नॉट जस्ट कंपनी लॉ, हर लॉ आप लोगों को बहुत इजी लगेगा और आप लोग बहुत अच्छे रिजल्ट करोगे। जिसका इंग्लिश वीक है, अगर किसी का इंग्लिश में थोड़ा वीकनेस है, मैं उनको इतना आई डोंट नो कि आप लोगों को ज्यादा इंग्लिश में वीकनेस, मुझे लगता नहीं है किसी को है, बट अगर फिर भी किसी को लगता है कि किसी का इंग्लिश वीक है, उनको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस रखना पड़ेगा। जिसका इंग्लिश स्ट्रांग है उनको अगर 2 बार लिखने से हो जाता है, ठीक है, मतलब रिटन प्रैक्टिस में अगर 2 बार लिखने से हो जाता है, तो जिनका इंग्लिश थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं है उनको शायद 3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, बट हो जाता है सर, उसे भी हो जाता है। ओके सर, नहीं सर, बहुत लोगों का इंग्लिश में थोड़ा वीकनेस होता है, इसलिए मैं बोला, ठीक है, जिनका इंग्लिश वीक नहीं है उनको चिंता नहीं है, वो एक बार पढ़ के एक बार लिखेगा तो शायद वो कर सकता है, शायद नहीं अच्छे से कर सकता है, बट जिसका इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करे। ओके, Alpha Herbals, a Section 8 company, is planning to declare a dividend in the annual general meeting for the financial year ended 31st March 2019. Mr. Chopra is holding 800 equity shares as on date. State whether the act of the company is according to the provisions of Companies Act 2013.
हाँ सर, अल्फा हर्बल्स एक सेक्शन 8 कंपनी है, क्या ये डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है? ना सर. Mr. Chopra holding 800 equity shares as on the date. State whether the act of the company is according to the provision of Companies Act. No sir. सेक्शन 8 कंपनी के पास ये परमिशन नहीं है. सेक्शन 8 मतलब चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में बना हुआ है. According to section 8 of subsection 1 of the Companies Act 2013, the companies licensed under section 8 of the act are prohibited from paying any dividend from their members. Their profits are intended to be applied only promoting the object of for which they fount. अगर ये लोग हर्बल मैटर को डेवलप करने के लिए बना हुआ है, तो हर्बल्स मैटर को डेवलप करने के लिए उसको इस पैसा को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर इंसान को डिविडेंड देने के लिए नहीं. Hence, in the instant case, the proposed act of Alpha Herbals, a company licensed under section 8 of the Companies Act, which is planning to declare dividend, is not according to the provision of Companies Act 2013. तो याद रखिएगा, हर्बल्स मतलब जो सेक्शन 8 कंपनीज होते हैं, हर्बल्स नहीं सॉरी, सेक्शन 8 कंपनीज अगर होगा तो उनके लिए डिविडेंड डिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है सर, ओके. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. YZ Medical Instrument Limited is a manufacturing company and has proposed a dividend at the rate 10% for the year 18-19 out of its profits of the current year. The company has earned a profit of 910 crores during 18-19. Okay, ध्यान से सुनिएगा. YZ Medical Instrument Limited is a manufacturing company and has proposed a dividend at the rate 10% for the year 18-19 out of the profit of current year. The company has earned a profit of 910 crore during 18-19. The company does not intend to transfer any amount to the general reserve out of the profit. Profit से कोई भी अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए इंटेंशन नहीं दिया. Is YZ Medical Instrument Limited allowed to do so? क्या वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर ना करने का जो डिसीजन लिया है, क्या वो ऐसा कर सकता है? इसके बारे में आपको कमेंट करने के लिए पूछा है कि बताओ कि क्या वो जनरल रिजर्व में खुद का जो प्रॉफिट हुआ है करंट ईयर का, अगर वो जनरल रिजर्व में अपना प्रॉफिट का हिस्सा ट्रांसफर नहीं करता है, तो क्या ये इंडिपेंडेंसी कंपनी के पास है क्या एज पर कंपनीज एक्ट? ऐसा प्रॉब्लम हम लोग पढ़ चुके हैं. जब हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर का प्रोविजंस पढ़े थे, तब हम लोग इस तरह का क्वेश्चंस को डील किए थे सर. दूसरा एक सवाल है, पर दूसरे सवाल में जाने से पहले पहला सवाल का जवाब देख लेना चाहिए. हाँ सर, बिफोर गोइंग टू द सेकंड क्वेश्चन, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं ना सर. सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इसी चैप्टर के अंदर सेक्शन 123, a company may before the declaration of any dividend in any financial year transfer such percentage of its profits for that financial year as it may consider appropriate to the reserve of the company. Point to be noted sir. Section 123 क्या बोलता है? Companies Act 2013, a company may before the declaration of any dividend, dividend declare करने से पहले किसी भी financial year में transfer such percentage of its profits for that financial year as it may consider appropriate, जो उसको ठीक लगे, to the reserve of the company. Such transfer is not mandatory. Profit से general reserve में amount transfer करना mandatory नहीं है. Such transfer is not mandatory and the percentage to be transferred to reserve is discretion of the company. कितना percentage मतलब वो अपने profit से, current year profit से कितना percentage general reserve में भेजेगा, उसका percentage भी fix नहीं है. वो कंपनी के ऊपर है. 5%, 10%, 1% जो भी करे अपने ऊपर है. तो इसके ऊपर कंपनीज लॉ किसी भी तरह का मतलब सख्त रूल्स नहीं बना के रखा कि भाई आपको इतना परसेंटेज ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला है. तो ये प्रोविजंस है. तो फैक्ट क्या है? एज पर द गिवन फैक्ट्स, YZ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैज अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 910 करोड़, 910 करोड़ का 18-19 में. It has proposed a dividend at the rate 10%. However, it does not intend to transfer any amount to the reserve of the company out of the profit of the current year. ये है फैक्ट. तो क्या होगा? As per the provision stated above, the amount to be transferred to reserve out of profit for any financial year is at the discretion of the company acting through its board of directors. Therefore, as it discretion मतलब उसके ऊपर है. If YZ Medical Instrument Limited decide not to transfer any profit to reserve before the declaration of dividend at 10%, it is legally allowed to do so. ऐसा करने में कंपनी को कोई नहीं रोक सकता कि भाई मैं जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करूंगा, कुछ भी परसेंटेज नहीं करूंगा, ये मेरे अपने ऊपर है.
इसके लिए मुझे कोई किसी भी तरह का फोर्स या लॉ कहीं पर भी कुछ बोला नहीं है। बोलो सर, सेक्शन 123 समझ में आया कि नहीं आया? है हेलो, दादा। थैंक यू सर। दूसरा केस क्या था? करण, होल्डर्स ऑफ 5000 इक्विटी शेयर्स, 100 ईच, एक एक शेयर का दाम है 100 करके, 5000 शेयर होल्ड करके रखा है। किसका? मेसर्स रचित लेदर, ओके, शूज लिमिटेड, डिड नॉट पे फाइनल कॉल। इसने फाइनल कॉल अभी मार के रखा है। मार के रखा मतलब अभी तक पे नहीं किया, 10 करके पर शेयर का फाइनल कॉल का पर शेयर 10 करके नहीं देके रखा। मेसर्स रचित लेदर शूज लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 10%. Examine with reference to the relevant provisions of the Companies Act 2013 the amount of dividend Karan should receive. कितना डिविडेंड करण को मिल सकता है जिसने कंपनी का फाइनल कॉल का 10% पर शेयर अभी तक नहीं दिया है? एडजस्ट हो सकता है क्या? ड्यू अमाउंट के साथ एडजस्टमेंट बनेगा क्या? यस और नो? हाँ सर। थैंक यू सर। Again section 127, no offense will be deemed to have been committed by a director for adjusting the calls in arrears. अगर कुछ बाकी है, remaining unpaid or any other sum due from a member against the dividend declared by the company. हमारे इस केस में क्या हुआ? मेसर्स रचित लेदर शूज लिमिटेड कैन एडजस्ट द अनपेड कॉल मनी। कितना है? 5000 शेयर का 10 रुपीज करके कितना होता है सर? 50,000 ना? 50,000 अगेंस्ट द डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 10%। डिक्लेयर्ड डिविडेंड भी 10% कितने का है? 5 लाख का है टोटल शेयर्स। 5 लाख में से 10% कितना होता है? 50,000। तो ये 50,000 और कॉल मनी का 50,000 एडजस्ट कर सकता है कंपनी, जो करण ने कंपनी को पे नहीं किया, और ये करने से कंपनी एडजस्ट कर लिया फुल्ली फ्रॉम द एंटाइटल्ड डिविडेंड अमाउंट ऑफ 50,000 पेबल टू हिम। जो कंपनी को डिविडेंड के तौर पे पे करना चाहिए था, और अपना कौन है इसका? करण को कंपनी को कॉल मनी पे करना था, जो कंपनी ने बाकी रखा था करण ने कंपनी के पास। तो ये कंपनी क्या कर लिया? सेक्शन 127 पे बोल के रखा है, अगर ऐसे एडजस्टमेंट कंपनी करता है तो इसमें कोई ऑफेंस नहीं है। बोलो सर, बोलो बोलो, कितना समझ में आ रहा है? पूरा या आधा? हेलो, अरे पूरा पूरी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? है दादा। सर जिन लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा था उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। जिनका चैप्टर मिस है उनको मैं फिर से एक बार चैप्टर पढ़ने के लिए बोलूंगा, नहीं तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। जिन लोगों ने चैप्टर पूरा मेरे साथ साथ क्लास में पढ़ के रखा था, घर में भी एक बार रिविजन करके रखा था, उनको नो प्रॉब्लम। कौन सा चैप्टर? सर ये डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ओके, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यही चैप्टर था, ठीक है, यही प्रोविजंस था। ठीक है सर। PQ लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड 10%, इसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 क्लास होके रखा है, उसके बाद ये मैं आज क्वेश्चंस का डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। PQ लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड 10% डिविडेंड टू ऑल इट्स शेयर होल्डर एक्सेप्ट मिस्टर कुमार, जिसने 500 इक्विटी शेयर होल्ड करता है, who instructed the company to deposit the dividend amount directly in his bank account। वो कंपनी को बोल के रखा है कि डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में दे देना। Company accordingly remitted the dividend, but the bank returned the payment on the ground that account number has given by Mr. Kumar does not tally with the records of the bank. The company, however, did not inform Mr. Kumar about this discrepancy, commenting on the issue with reference to the provisions of the act regarding failure to distribute dividend. ये तो आई होप समझ में आ गया। सेक्शन 127 में अगर कंपनी में डिस्क्रिपेंसी के बारे में शेयर होल्डर को नहीं बताते हैं तो ये कंपनी फेलियर है ना। सेक्शन 127 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड ऑन टाइम, है ना। One such situation is where shareholder has given directions to the company regarding the payment of the dividend and those directions cannot be complied with and the same has not been communicated to the shareholder. In the instant case, PQ Limited has failed to communicate to the shareholder, Mr. Kumar, about non-compliance of his directions regarding payment of dividend. Hence, penal provision of Section 127 will be attracted to the company. Directors, जो भी इस particular problem के लिए मतलब बेसिकली रेस्पॉन्सिबल है, उनके ऊपर पेनल्टी लगेगा, सिंपल बात है। एंड ये एक अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चन 8,
एलेक्स लिमिटेड इज फेसिंग लॉस इन बिजनेस, कंपनी को लॉस है 18-19 में, इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग दी 3 फाइनेंशियल ईयर्स, इससे पहले वाला जो 3 साल था, 18-19 से पहले वाला 3 साल, द कंपनी हैड डिक्लेयर्ड डिविडेंड एट द रेट ऑफ 7%, 11% एंड 12%. दैट मीन्स 16-17, 17-18 और सॉरी 15-16, 15-16, 16-17, 17-18 पिछला 3 साल. ओके 15-16 में 7% का डिविडेंड दिया था, 16-17 में 11% का, 17-18 में 12% का. ठीक है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर 12% इंटरिम डिविडेंड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, एटलीस्ट टू बी इन पार विद द इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर. मतलब वो चाहते हैं कि एटलीस्ट 18-19 का जो पेमेंट था एटलीस्ट उसके साथ एट पर हो, मतलब 12% के आसपास. इज द एक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वैलिड? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा कर सकता है जहां पर फाइनेंशियल ईयर 18-19 में लॉस हुआ है कंपनी को? 18-19 में कंपनी का लॉस भी है, तो यहां पर क्या देखना पड़ेगा सर? एवरेज करना पड़ता है. ये कैलकुलेशंस भी हम लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली पहला क्लास में ही सीखा था, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का फर्स्ट क्लास में. As per section 123 subsection 3 of the Companies Act 2013, the board of directors of a company may declare interim dividend during any financial year. कहां से पे करेगा? Out of the surplus of the profits and loss account. PL का जो surplus amount है, जो रिजर्व का पार्ट है, वहां से, and out of profit of the financial year in which such interim dividend is sought to be declared. ओके जिस पर्टिकुलर साल में डिविडेंड के लिए बोला है, उस पर्टिकुलर साल की जो ईयर का प्रॉफिट है वहां से भी दे सकता है, प्रोवाइडेड दैट इन केस द कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर. अगर कंपनी जिस ईयर में कंपनी डिविडेंड देना चाहता है, अगर उसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को लॉस होता है, to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend, such interim dividend shall not be declared at a rate higher than the average dividend declared by the company during the immediate preceding 3 financial year. मतलब कंपनी के पास अगर करंट फाइनेंशियल ईयर 18-19 है और इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अगर कंपनी 12% डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता है जो प्रीवियस ईयर के साथ एट पर हो, तो कंपनी अगर इस ईयर में लॉस भी किया है तो इन दैट केस कंपनी 12% नहीं कर सकता, 7 + 11 + 12 का एवरेज करना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकता. तो इन दैट केस 11 और 7 में कितना होता है? 11 4 15 3 18, 18 और 12 में कितना हो जाता है सर? 30/3. दैट मीन्स 10% से ज्यादा नहीं कर सकता, 10% से ज्यादा नहीं कर सकता. पिछला 3 साल का डिविडेंड का जो एवरेज है उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ डिविडेंड अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में उसको लॉस है, करंट ईयर लॉस है, तो वो मतलब 12% मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर के 12% एट पर करना चाहता है तो 12% नहीं कर पाएगा. ठीक है, 3 साल का एवरेज करके जो अमाउंट होगा पिछला 3 साल का, उस एवरेज डिविडेंड वो दे सकता है, जो हमारे हिसाब से 10% हो रहा है. इसका भी पूरा प्रोविजंस अगर आपको फिर से एक बार देखना है, आप लोग मोस्ट प्रोबेबली पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा किया गया है कि कितना अमाउंट ऑफ डिविडेंड अगर लॉस में है कंपनी डिक्लेयर कर सकता है. लॉस मेकिंग सिचुएशंस में, करंट ईयर लॉस में कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है, ये देखो यहाँ पर बोला है. अकॉर्डिंग टू द गिवन फैक्ट्स, एलेक्स लिमिटेड इज facing loss in business during 18-19 in the immediate preceding 3 financial year. The company declared dividend at the rate of 7%, 11%, 12% respectively. Accordingly, the rate of dividend is 7 + 11 + 12 equals to 30/3, at which dividend was 10%. Okay, declared by during the immediately preceding 3 financial years. Therefore, the board of directors as to declaration of interim dividend at the rate of 12% during 18-19 is not valid. Okay. 12% जो वो सोच रहा था वो नहीं कर सकता. बोलो सर, समझ में कुछ आया कि नहीं? रोशनी, नंदिनी, सभी को पूछ रहा हूँ सर, क्लियर है? हाँ सर. ओके नंदिनी, आस्था, अनुज, आप लोगों को समझ आया सर? हाँ सर, आ रहा था. ओके, अगर मेन जो क्लासेस है जहाँ पर प्रोविजंस पढ़ा जाता है वो मेन है सर. क्वेश्चन आंसर इजी है, क्वेश्चन आंसर में कुछ नहीं है. अगर आप प्रोविजंस अच्छे से पढ़ते हो, चाहे टैक्स लॉस हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कंपनी लॉ हो, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा.
बट प्रोविजंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी केस। लॉ का ही है, इवन जुरिस्प्रूडेंस हो, ठीक है, जो भी लॉ है आपका, कमर्शियल लॉ हो, हर केस में प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है। इफ यू नो दी प्रोविजंस, आप कभी भी क्वेश्चंस में गलती नहीं करोगे। बट अगर आपका प्रोविजंस में प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस में गलती होगा। सेक्शंस अगर ठीक से नहीं समझे, क्वेश्चंस में गलती होगा। तो प्लीज ये बेसिक चीज में कभी गलती ना करो। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज या कॉस्ट अकाउंटेंट को ऐसा गलती शोभा नहीं देगा। ओके, इसलिए गलती होने से पहले सुधार लो, स्मार्ट वर्क करो सर, अच्छा रहेगा। तो प्लीज क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करना, और आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं लास्ट क्लास में भी बोला था, अब मुझे स्क्रीनशॉट करके भेजना कि सर, ईमेल करना मुझे कि सर देखो मैंने किया है, ठीक है। ओके सर, प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस लिख लिख के करना तो याद रहता है, एग्जाम में टाइम बचा पाते हो, सेव कर पाओगे टाइम, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल होता है सर, ठीक है। तो प्लीज जो बोल रहा हूँ वैसा करो, अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके सर, तो फिर आज इतना ही है। ओके सर, टाटा, बाय सबको। ओके, पर ओके, बाय सर।